हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये क्लास नंबर 11 है और आज हम क्लास नंबर 11 कर रहे हैं। और इससे पीछे हमने जो है 10 क्लास कंप्लीट कर ली थी यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम को लेकर। आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आपको एक नए क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक, अब देखो चलते हैं टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन एग्रीकल्चर। आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो इंडियन एग्रीकल्चर है। मतलब आज हम करने वाले हैं भारतीय कृषि को पढ़ने वाले हैं। ठीक, कि भाई भारतीय कृषि क्या है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा पाएँ। देखो, अगर मैं इंडियन एग्रीकल्चर की बात करूं, भारतीय कृषि की बात करूं, भारतीय कृषि की, तो जो हमारा देश है भारत, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे कृषि प्रधान देश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, किस नाम से जानते हैं? तो कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आधे से अधिक जनसंख्या है, ठीक है, आधे से अधिक जनसंख्या जो है वो क्या करती है? आधे से अधिक जनसंख्या जो है हमारी वो खेती करती है। मिनिमम 52% लोग जो हैं वो आपका भारतीय कृषि में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? कृषि प्रधान देश। अगर देखो देश की बात करें तो हमारे देश की जीडीपी में, देखो जब देश आज़ाद हुआ था तब जीडीपी में योगदान था आपका 52% का। किसका? 52% का योगदान था कृषि का। लेकिन वर्तमान में 2023-24 में यह योगदान हुआ 19%। ठीक, मतलब सबसे पहले जब हमारा 1951 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मतलब 47 में आज़ाद हुआ था, जीडीपी के आंकड़े आए थे 1951 में, तब कृषि का योगदान कितना था? 52%। परंतु अब कितना है? 19% योगदान है। ठीक, लेकिन आप सबको पता ही होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, है ना, प्राथमिक क्षेत्र। एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है तृतीय क्षेत्र, ट्रीसी सेक्टर, है ना, ट्रीसी सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर आता है आपका, कृषि आती है, भारतीय कृषि किस में आती है? तो ये आती है प्राइमरी सेक्टर में। एग्ज़ाम में कई बार आपको मिलेगा कि भाई कृषि किस क्षेत्र का में है? तो प्राइमरी सेक्टर में है, प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ठीक, अब देखो जो हमारी कृषि है, यहाँ पर हम 2 तरीके की फसलें उगाते हैं। 55% फसल उगाते हैं हम। कौन सी? खाद्यान्न फसल। ठीक है, कौन सी फसल उगाते हैं? खाद्यान्न फसल। और बाकी सब जो 45% हम उगाते हैं भैया, लगभग नगदी फसलें। नगदी फसलें कैसे, कौन सी फसलें होती हैं? जिनको खाद मतलब पैदा करके बेचा जा सके, तो भैया उस तरह से। ठीक, क्यों करते हैं हम कि हम सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल क्यों उगाते हैं? क्योंकि भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है वो जलवायु है मानसूनी। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। मतलब हमारी जो फसलें निर्भर होंगी वो किस पर डिपेंड करती है? मानसून पर। मानसून आया तो अच्छी फसल होगी और बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी। ज़्यादातर क्षेत्र इसी पर निर्भर है, तो इसलिए हम क्या उगाते हैं? खाद्यान्न फसलें ज़्यादा उगाते हैं, खाने वाली फसलें ज़्यादा उगाते हैं। क्यों? क्या पता अगली बार बारिश ना पड़े, है ना। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो उगाते हैं वो आपकी खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। ठीक, और अगर मैं बात करूं खाद्यान्न फसलों की, तो भारत में सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। भारत की सबसे बड़ी खाने वाली फसल कौन सी है? चावल। मतलब सबसे ज़्यादा हम कौन सी फसल को खाते हैं? तो सबसे ज़्यादा हम किस फसल को खाते हैं? तो सबसे ज़्यादा खाते हैं चावल को। ठीक, अब देखो इतनी बात हमने पढ़ी। क्या पढ़ा? कि भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। आधे से अधिक आबादी आपकी कृषि सेक्टर में लगी हुई है। 52% के लगभग कृषि के लोग करते हैं। और जीडीपी में जब आज़ाद हुआ था तो 52% योगदान था, परंतु अब कितना योगदान है? 19%।
कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। और हम सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाते हैं? खाद्यान्न फसल, क्योंकि हमारी जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और भारत की सबसे बड़ी जलवायु कौन सी है? तो भैया कौन सी है? तो चलो जलवायु तो छोड़ो, हम बाद में बात करेंगे। भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। ठीक, अब देखो, अब हम बात करेंगे कि ऋतु जो होती हैं, ऋतु है ना, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो फसलें 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली होती है रबी की फसल, रबी की फसलें, रबी की फसल। अब देखो रबी की फसल कौन सी होती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएं, जो फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाएं, ठीक, तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाएं, वे फसलें कौन सी होती हैं? रबी की फसलें। जैसे सरसों होता है, ठीक, चना होता है, जौ होता है, मटर होता है, आलू होता है, ठीक है, गन्ना होता है। ये कैसी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएं और मार्च अप्रैल में काट ली जाएं, कैसी फसल होती हैं? आपकी होती हैं रबी की फसलें। नंबर 2 आता है खरीफ की फसलें, खरीफ की फसल। अब बात आती है कि भाई खरीफ की फसल कैसी होती है? देखो, वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाएं, कब बोई जाएं? जून जुलाई में बोई जाएं और अक्टूबर नवंबर को काट ली जाएं। वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाएं, अक्टूबर नवंबर को काट ली जाएं, तो वे फसलें होती हैं आपकी कौन सी? आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि धान खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल है, जूट खरीफ की फसल है, ठीक है, मक्का खरीफ की फसल है, और उड़द भी आपकी कैसी फसल है? तो खरीफ की फसल है। वे फसलें जो जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएं, कैसी फसलें होती हैं? खरीफ की फसलें। नंबर 3 पे आता है जायद की फसल, जायद की फसल। अब देखो जायद की फसल के बारे में क्या है? जो मार्च अप्रैल में बोई जाएं, ठीक है, और जून जुलाई में कट जाएं, वे फसलें होती हैं जायद की फसल। जैसे खरबूजा, तरबूज, ठीक, खीरा, ककड़ी, ये सब कैसी फसलें हैं? आपकी जायद की फसलें हैं। वे फसलें जो कब बोई जाएं? भैया वे फसलें जो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाएं, उन्हें भी जायद की फसल कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो रबी की फसल कौन सी होती है? जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएं, ठीक है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाएं, रबी की फसलें। सरसों, चना, जौ, मटर, आलू, गन्ना। खरीफ की फसलें जो जून जुलाई में बोरा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएं, जैसे धान, बाजरा, कपास, जूट, मक्का, उड़द। खरीफ की जायद की फसलें जो मार्च अप्रैल में बोकर जून जुलाई में काट ली जाएं, खरीफ जायद की फसलें जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा और ककड़ी कैसी फसल हैं? जायद की। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ फसलों की, इम्पोर्टेंट फसलें जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहले हम लेके आए आपके लिए कौन सी फसल लेके आए? तो सबसे पहले लेके आए हम गेहूँ, ठीक है। हम कौन सी फसल लेके आए? गेहूँ। अब देखो गेहूं की बात करें, है ना, गेहूं की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा जो है गेहूं, ठीक है, सबसे ज़्यादा गेहूं उगाता है यूपी, ठीक है। मतलब कुल गेहूं सबसे ज़्यादा कौन उगाता है? यूपी। यूपी के बाद है पंजाब, ठीक है, पंजाब जो है, और उसके बाद उगाता है एमपी।
मतलब सबसे ज़्यादा गेहूं कौन उगाता है? तो यूपी उगाता है। कौन उगाता है जी? यूपी उगाता है। यूपी का पहला स्थान है गेहूं उत्पादन में, ठीक है। और अगर बात करें कि दुनिया में, कि भाई दुनिया में गेहूं सबसे ज़्यादा कौन उगाता है, तो दुनिया में पहला स्थान है चीन का, ठीक। और दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है भारत, मतलब भारत का गेहूं के प्रोडक्शन में दूसरा स्थान है, ठीक। देखो, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है यूपी, दुनिया में सबसे ज़्यादा करता है चीन, और दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है आपका किस चीज़ में? आपका किसमें? आपका गेहूं उत्पादन में। अब हम बात करेंगे चावल की। देखो, चावल से देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहली बात कि भाई सबसे ज़्यादा चावल कौन सा राज्य उगाता है? तो सबसे ज़्यादा उगाता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद आता है यूपी, मतलब यूपी का री एग्ज़ाम ध्यान रखना कि इसमें आ सकता है कि चावल में यूपी का कौन सा स्थान है, तो सेकंड स्थान है। पहला किसका है? पश्चिम बंगाल का। तो सबसे ज़्यादा उगाता है पश्चिम बंगाल, फिर यूपी, और यूपी के बाद आता है आंध्र प्रदेश। कौन उगाता है? नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, पंजाब, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है? पंजाब। पहले पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे पंजाब। और अगर मैं बात करूं कि भाई कि विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कौन उगाता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाला देश है चीन। और भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई भारत का स्थान है दूसरा। चावल के प्रोडक्शन में भी भारत का कौन सा स्थान है? तो चावल के प्रोडक्शन में भी कौन सा स्थान है जी? दूसरा स्थान है। और अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, तो भैया चावल उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा अगर खेती की बात करेंगे भाई, सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा खेती होती है चावल की, है ना। चावल की बात करूं तो चावल की 3 किस्में होती हैं। एक तो होती है अमन, एक होती है ओस, एक होती है बोरो। तो चावल की कितनी किस्में होती हैं? तो 3 तरह की फसल होती हैं, अमन, ओस और बोरो। शीतकालीन में, गर्मकालीन में, और आपकी ग्रीष्मकालीन में, है ना, शरदकालीन में। उसके बाद एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई चावल का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा किसे कहता है? तो चावल का जो कटोरा है वो कहा जाता है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को। किसको कहते हैं? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें याद रहेंगी कि भाई सबसे ज़्यादा चावल उगाता है पश्चिम बंगाल, यूपी का दूसरा स्थान है, पंजाब तीसरे स्थान पर है। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उगाता है चीन, भारत का दूसरा स्थान है। 4, उसके बाद किसे चावल की सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की, कौन सी फसल की होती है? चावल की। और भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। चावल की कितनी किस्में होती हैं? 3, अमन, ओस और बोरो। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को। ठीक, चलो इतनी बात हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगली फसल हम लेते हैं। तो जब अगली फसल हम लेंगे तो बताओ कौन सी लें? तो अगली फसल हम लेते हैं जी आपका, कौन सी ले लेते हैं? गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं जी आपका चाय, है ना। चाय, देखो सबसे ज़्यादा चाय उगाने वाला राज्य है असम, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाय कौन उगाता है? तो सबसे ज़्यादा चाय उगाता है जी आपका असम। तो असम का जो है वो पहला स्थान है आपका किसमें? चाय उगाने में, ठीक। और सबसे महंगी चाय, अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे महंगी चाय विश्व की, सबसे महंगी चाय कहाँ की है, तो भाई सबसे महंगी चाय है दार्जिलिंग की चाय। पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग, है ना। तो दार्जिलिंग की चाय जो है वो विश्व की सबसे महंगी चाय है। और भारत का सबसे पहला जीआई टैग भी किसको मिला था? किसको मिला था? तो भैया दार्जिलिंग की चाय को मिला। देखो सबसे ज़्यादा चाय कौन प्रोड्यूस करता है? असम, ठीक है। और विश्व में पूछा जाए तो वर्ल्ड में आएगा चीन। चीन का चाय में भी पहला स्थान है। और विश्व की सबसे महंगी चाय कौन सी है? दार्जिलिंग की चाय है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे दालें। देखो
दालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दालों को प्रोड्यूस करते हैं हम मध्य प्रदेश। दालों में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? एमपी। एमपी के बाद आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। अब देखो, अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन कौन करता है, तो विश्व में भी सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करते हैं हम। देखो, दालों से आपको याद रखना है कि भाई सबसे ज़्यादा दालें उत्पादन होती है मध्य प्रदेश में, और विश्व में भी आपका हमारा ही स्थान है भारत का। एक चीज़ याद रखनी है कि दालों का उत्पादन भी हम ही करते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन, और विश्व में सबसे ज़्यादा दालों को खाते भी कौन है? हम ही। मतलब दालों का प्रोडक्शन भी हम ही करते हैं सबसे ज़्यादा, और दालों को कंज्यूम भी हम ही करते हैं, उपभोक्ता भी हम ही हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे ज्वार बाजरा वाला। तो ज्वार, देखो ज्वार की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज्वार उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। मतलब सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है जी? आपका महाराष्ट्र करता है। ठीक, उसके बाद रागी याद रखो, रागी कि भाई रागी जो है इसे कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो कर्नाटक। कर्नाटक का पहला स्थान है रागी के उत्पादन में। ठीक, उसके बाद देखो गन्ने की बात करूं तो भाई तुम्हें एक चीज़ तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उत्पादन होता है? यूपी में। अपना यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा आपका गन्ना उत्पादन करता है। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ठीक, तीसरे पे आता है कर्नाटक। कर्नाटक सबसे ज़्यादा गन्ना कौन उत्पादन करता है? तो गन्ना उत्पादन करने में हमारा पहला स्थान है यूपी का। ठीक, उसके बाद अगर बात करें कॉफ़ी की कि भाई कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? देखो, कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कर्नाटक। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? कर्नाटक करता है। और विश्व की बात करूं तो वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूं कि वर्ल्ड में कौन करता है, तो वर्ल्ड में करता है ब्राज़ील। ठीक है, वर्ल्ड में किसका स्थान है? आपका ब्राज़ील का पहला स्थान है। ठीक, और ध्यान ये रखनी है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को बोलते हैं फेजेंडा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? फेजेंडा के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक, कि भाई सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि कब कॉफ़ी का प्रोड्यूस कौन करता है? ब्राज़ील। और कॉफ़ी भारत में किस राज्य में है? कर्नाटक। उसके बाद देखेंगे रबड़, है ना। देखो, रबड़ की बात करें तो रबड़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आपका, उत्पादन करता है आपका, तो रबड़ के प्रोडक्शन में केरल का पहला स्थान है। और अगर विश्व की बात करूं तो विश्व का पहला स्थान किसका है? तो विश्व में पहला स्थान है सफ़ेद धातुओं वाले देश, मतलब थाईलैंड। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। तो थाईलैंड का वर्ल्ड में पहला स्थान है रबड़ के उत्पादन में। ठीक, उसके बाद हम करेंगे कपास की बात। ठीक है, कपास। अब देखो, कपास की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है गुजरात। ठीक है, मतलब पूरे भारत का लगभग 65% कपास का उत्पादन करते रहता है कौन करता है? तो भैया गुजरात करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है आपका गुजरात। ठीक, उसके बाद अब देखो, इतनी बात हमने समझ ली। चाय के में पहला स्थान है असम का, सबसे महंगी चाय दार्जिलिंग की चाय है, और विश्व में किसका स्थान है? चीन का। दालें मध्य प्रदेश, विश्व में पहला स्थान है भारत का, और भारत सबसे ज़्यादा ही दालों का उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा दालों को ही खाता है। ज्वार में महाराष्ट्र का स्थान है। ठीक है, रागी में कर्नाटक का स्थान है, गन्ने में यूपी का स्थान है, कॉफ़ी में कर्नाटक का स्थान है, रबड़ में केरल का, कपास में गुजरात का। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें और याद रखनी है तुम्हें, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। ठीक, जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ काजू कि सबसे ज़्यादा काजू जो है वो कौन उत्पादन करता है? तो काजू उत्पादन करता है महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। अगर कोई आपसे पूछे कि तंबाकू कि भाई सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन कौन करता है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती करता है, उत्पादन करता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि रेशम
कि रेशम का उत्पादन कौन करता है, तो रेशम का उत्पादन करता है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा रेशम का प्रोडक्शन कौन करता है, आपका कर्नाटक। अगर कोई तुमसे पूछे कि हल्दी सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है, तो हल्दी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। अगर कोई पूछे कि काली मिर्च का उत्पादन में किसका पहला स्थान है, तो कर्नाटक का। तो कर्नाटक जो है काली मिर्च में पहला स्थान है। अगर कोई पूछे केसर, तो केसर तुम्हें पता ही है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे इलायची, तो इलायची कौन उत्पादन करता है, तो इलायची करता है केरल। कौन करता है, केरल, है ना। काजू का महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, रेशम कर्नाटक, हल्दी आंध्र प्रदेश, ठीक, काली मिर्च कर्नाटक, केसर जम्मू कश्मीर, इलायची केरल। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो अब देखो, कृषि के लिए जो है कुछ क्रांतियाँ भी हुई हैं, मतलब इन चीज़ों की कृषि को बढ़ाने के लिए कुछ क्रांतियाँ की गई हैं। किसी न किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ क्रांतियाँ आपकी की गई हैं। इन्हीं क्रांतियों को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आती है आपकी नीली क्रांति। अब देखो, जो नीली क्रांति थी, है ना, नीली क्रांति किसके उत्पादन को बढ़ाना था, तो नीली क्रांति जो थी वो मत्स्य मतलब मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। तो मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति किसके उत्पादन को बढ़ाना था, मत्स्य उत्पादन को, ठीक। उसके बाद आती है आपकी हरित क्रांति। जो हरित क्रांति थी ये थी आपकी खाद्यान्न फसलों से, कि भाई खाद्यान्न के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, इसलिए चलाई गई थी आपकी हरित क्रांति, कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, ठीक। नंबर 3 आपको याद रखनी है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किसके प्रोडक्शन को बढ़ाना था, तो दूध के उत्पादन को बढ़ाना था श्वेत क्रांति में। नंबर 4 आपको याद रखनी है सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति जो है ये किसके प्रोडक्शन को बढ़ाना था, तो सदाबहार क्रांति जो थी ये कृषि को ही बढ़ाना था, इसमें भी, है ना, कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाना था। सारी चीज़ें जो आती हैं कृषि के अंतर्गत उसमें। और एक क्रांति और याद रख लेना है स्वर्ण क्रांति। ये किससे संबंधित है, बागवानी फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, किसके अंतर्गत, आपका स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत, है ना। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ठीक। सदाबहार क्रांति कृषि से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति जो है ये बागवानी फसलों से संबंधित है, ठीक। अब देखो, अब हम कुछ बात करेंगे एक नया इसी टॉपिक में। खेती में एक आता है मिश्रित खेती। सबसे पहली चीज आती है कि मिश्रित खेती होती क्या है। हाँ, देखो, मिश्रित खेती क्या होती है, फसलों को उगाना और पशुओं को पालना क्या कहलाता है, मिश्रित खेती। कि भाई एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि मिश्रित खेती क्या है, तो फसलों को उगाना और पशुओं को पालना क्या कहलाता है, आपका मिश्रित खेती है, ठीक। उसके बाद एक खेती तुम्हें याद रखती है, अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई सीढ़ीदार खेती कहाँ पाई जाती है, तो देखो सीढ़ीदार खेती, तो ये खेती पाई जाती है पहाड़ों पर होने वाली खेती को किस नाम से जानते हैं, सीढ़ीदार खेती के नाम से आपका जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सीढ़ीदार खेती के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि झूमिंग जो है कहाँ की खेती का नाम है, तो झूमिंग जो है उत्तरी पूर्वी राज्य जो हैं उत्तर पूर्व के, वहाँ की खेती को बोलते हैं झूमिंग खेती। क्या बोलते हैं, झूमिंग खेती। अगर तुमसे पूछेगी पामलू है वो कहाँ की खेती का नाम है, तो मणिपुर में क्या बोलते हैं खेती को, पामलू। क्या बोलते हैं, मणिपुर में पामलू, ठीक। उसके बाद अगर तुमसे कोई पूछे
कि करूबा कहाँ की खेती का नाम है, तो झारखंड। ठीक है, झारखंड। ये जो सीढ़ीदार खेती है पहाड़ों पर पाई जाती है, ये झूमिंग खेती, पमालू खेती, ये है क्या? अब पहले इसको समझ लेते हैं। तो समझ गए कि उत्तरी पूर्वी राज्य में होती है झूमिंग खेती, मणिपुर में पमालू और झारखंड में करूबा। अब देखो होता क्या है, पेड़ों को काटकर वहाँ पर जो खेती की जाती है उसे बोला जाता है झूमिंग, पमालू, करूबा। तो झूमिंग जो है उत्तर पूर्वी राज्य में है, पमालू जो है मणिपुर में है और करूबा जो है वो झारखंड में है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। किससे? तो याद रखनी है कृषि से। एक चीज़ आपको याद रखना है कि कौन सी फसल तो खाद्यान्न फसल है। तो जो आपकी फसल खाने वाली फसलें होती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मटर, ये सब फसलें होती हैं खाद्यान्न फसलें। कौन सी फसलें आपकी दलहन फसलें हैं? दलहन फसलें, तो दालें जितनी भी होंगी, उड़द की दाल, मूंग की दाल, ये होती हैं दलहन फसलें। कौन सी तिलहन फसलें होंगी? तो भैया तिलहन फसलें वो होती हैं जिनसे तेल निकलता है, जैसे सरसों, है ना, ये सब कैसी हैं? तिलहन फसलें हैं। ठीक, मूंगफली तिलहन फसलें हैं, जिससे मतलब तेल निकलता है। उसके बाद कौन सी फसलें नगदी फसलें होती हैं? नगदी फसलें वो होती हैं जिन्हें बेचकर पैसा मिले, जैसे गन्ना, कैसी फसल है? नगदी फसल है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बस कृषि में हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।